एक दो न्यूमेरिकल में मसला आ रहा है। क्या कह रहे हो प्रोजेक्टाइल में? मैक्सिमम रेंज हाइट के हाफ कब होगी? ये तो बहुत आसान है यार। अच्छा, अब आप लोगों के पास मुझे ये बताओ कि अभी लास्ट हम क्या कर रहे थे? कुछ मुझे बताइए जल्दी जल्दी, क्या कर रहे थे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था। अरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया तो वर्क फंक्शन तक और रिजल्ट्स वगैरह लिखे थे या नहीं लिखे थे? अच्छा, बाकी सब तो ऐसे बैठे मुझे लग रहा है कुछ भी है। निकालो तो सही, तरह देखो तो सही। उसमें मुझे बताओ उसी को मॉडर्न फिर इसको कंटिन्यू करना आगे। चलिए, तो लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने रिजल्ट तक लिख लिया था, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई आप लोग? आज क्या लेजर चल रहा था? सर ये एक्स-रे वाला टॉपिक है कर लो, स्पेक्ट्रम है तो। हाँ, वो ये केमिस्ट्री में पढ़ाया था। वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सही है सर, ये कर लें अभी। मैं ChatGPT के पढ़ना। ये किसने कहा? अच्छा भाई, तो खैर देखिएगा, लास्ट हम लोगों के पास बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आप लोगों ने क्या कहा? तो बेटा जी निकाल लीजिएगा अपने पास और हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास बेटा लास्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने मुझे बताया वो हो गए थे, टर्म्स तक हो गया था। तो अब हेडिंग है रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स थे जो भाई मैंने आप लोगों को सॉल्यूशंस दिए थे पास्ट पेपर के, वो सॉल्व हो रहे हैं? यस सर। गुड, उसको करते जाइएगा। सर 4 चैप्टर करने हो गए 4 चैप्टर के। मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर दे दिया है ना पूरा? फर्स्ट ईयर पूरा हो गया ना? ठीक है। अच्छा भाई, तो अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट बेटा आप लोग हेडिंग डालिएगा रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स मेरे साथ लिखिएगा। अरे चलो बाद में लड़ना, आराम से लड़ना। सर ये क्या? तुम्हारी दोस्त है, मैं क्या कह सकता हूँ? सर ये आप अभी तक नहीं लड़ रहे थे सर, ये 1 घंटा ब्रेक है ना? नहीं लड़ रहे थे, अभी ये क्लास स्टार्ट हुई तो लड़ रही है। अच्छा, ये समझ रहा हूँ मैं इनकी बात। अच्छा भाई, तो रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहला रिजल्ट बेटा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा, पहला रिजल्ट आपके पास क्या होगा? लास्ट टाइम हमने एक फिगर बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा नेगेटिव पोटेंशियल को, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। तो बेटा पहला रिजल्ट नोट डाउन कीजिएगा। हाँ यार, इसी तो मैं कहूँ क्लास खाली खाली सी लग रही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल सरफेस। तो बेटा आपके पास पहला रिजल्ट ये मिला कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल सरफेस पर। हर्ट साहब ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेटल की सरफेस को चेंज किया और जैसे मेटल की सरफेस चेंज करते गए तो उनको पता चला कि भाई हर मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो पहला रिजल्ट बेटा आपके पास है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल सरफेस। इसके बाद दूसरे रिजल्ट के लिए आप लोग मेरे साथ ध्यान से कंडीशन को समझिएगा और फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। याद कीजिए लास्ट टाइम ये जो प्लेट हमने बनाई थी, इस प्लेट को आपने नाम क्या दिया था? ये प्लेट आपके पास P है
और फिर यहाँ पर आपने एक प्लेट बनाई थी, इसका नाम क्या था, सी। कुछ याद आ रहा है? लाइट को इंसिडेंट हमने कौन सी प्लेट पर करवाया था, पी पर, और पी से कौन निकले थे, इलेक्ट्रॉन, जो सी की तरफ गए थे। अब आप लोगों के पास बेटा सेकंड रिजल्ट क्या है, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास ये मेटल की सरफेस है जो कि आपके पास प्लेट पी है, इस पर बेटा तीन कंडीशंस को जरा समझिएगा। हमने तीन लाइट रेस को 1 बाय 1 इंसिडेंट करवाया। ये जो मेटल सरफेस है इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मान लीजिए क्या लिखी बेटा, 100 हर्ट्ज है। आपने तीन लाइट रेस को 1 बाय 1 इंसिडेंट करवाया। पहली लाइट रे जो बेटा आप इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और इसकी इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। फिर हमने दूसरी लाइट रे को इंसिडेंट करवाया, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 70 हर्ट्ज है और इसकी इंटेंसिटी 200 वाट पर मीटर स्क्वायर है। फिर हमने तीसरी लाइट को इंसिडेंट करवाया, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 90 हर्ट्ज है और इसकी इंटेंसिटी 300 वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब आप लोग बताइए कौन सी लाइट को तीनों में से इंसिडेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे? किसी को भी नहीं, वेरी गुड, क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से कम है। तो हमने कहा था कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकाल सके। अब देखिए तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, तो आप क्या कहोगे, इंटेंसिटी मैटर नहीं करती जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। सेकेंड रिजल्ट उनको क्या मिला कि भाई इंटेंसिटी मैटर नहीं कर रही, इंटेंसिटी डज नॉट मैटर, intensity does not matter if the frequency of incident light, intensity does not matter if the frequency of incident light is less than threshold frequency। तो आप याद रखिएगा कि इंटेंसिटी तब तक मैटर नहीं करेगी जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। तो इंटेंसिटी मैटर नहीं करती जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। ठीक है बेटा, तो ये बात आपने अच्छे से दिमाग में रखनी है। तो आप लोग इंटेंसिटी चेंज करते चले जाइए, लेकिन जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तीसरा रिजल्ट, अब कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आपके पास कंडीशन ये है कि आप तीन लाइट रेज को इंसिडेंट करवा रहे हो इस मेटल सरफेस पर 1 बाय 1, लेकिन अब डिफरेंस क्या है बेटा, सबकी इंटेंसिटी अलग है और पहले की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज है और तीसरे की फ्रीक्वेंसी भी 100 हर्ट्ज है। अब आपसे सवाल है किस लाइट को इंसिडेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? तीनों, वेरी गुड। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होंगे? 300। यानी कि पता ये चला कि भाई जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको इंसिडेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, जब इंटेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन कम निकले, और जब इंटेंसिटी और कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन और कम हो गए। यानी कि जैसे सपोज करो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी, तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर बेटा आपने 200 कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स निकले, आपने 300 कर दिया तो 12 इलेक्ट्रॉन्स निकले। इसका मतलब ये हुआ अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बताइए करंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और Q किसके बराबर होता है, Ne के। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो गुड, अपने पास नोट डाउन कीजिए बेटा। तीसरा रिजल्ट आया, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉमा के बाद लिखिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कॉमा के बाद लिखिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस, और आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऐसा तब होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी या ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो आगे ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की इक्वल या ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो बेटा आपके पास यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो आप पेज के सेंटर से लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारे पास रिलेशन क्या बना बेटा, इंटेंसिटी करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नोट कीजिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इंटेंसिटी को बेटा
ई से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये रिलेशन बेटा आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात, इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ रिलेशन इन्वर्स होता है। इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो करंट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के साथ। तो बेटा ये सारे रिलेशन लिख लीजिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और इंटेंसिटी का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो करंट का भी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और बेटा आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए इसका ग्राफ। सेकेंड ईयर में इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें करंट और डिस्टेंस के रिलेशन को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा आप लोग ग्राफ बनाइए आई और 1/d स्क्वायर का, और जब आप ग्राफ बनाओगे आई और 1/d स्क्वायर का, तो ये जो ग्राफ बनता है ये एक स्ट्रेट लाइन। कोई मुझे बताएगा स्ट्रेट क्यों बना? हाँ भाई, स्ट्रेट क्यों बना? क्योंकि 1/d स्क्वायर है। गुड। तो 1/d स्क्वायर के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। तो यहाँ पर आई करंट है बेटा और डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने पास नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो डी स्क्वायर के साथ इनवर्स है, लेकिन 1/d स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो बेटा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई। बताइए यहाँ तक की बात में क्या मसला? आसान है ये वर्ड। आगे चलेंगे, कंडीशन चेंज कर रहा हूँ और आप लोग कोशिश कीजिएगा बेटा कि आप लोग इसका आंसर करें। अब आपके पास बेटा कंडीशन ये मेटल सरफेस है, और फिर से मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्ज है। आप बेटा 3 लाइट रेज को इंस्टेंट करवा रहे हो, जरा कंडीशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। नहीं, इसके बीच में ही मुझे लग रहा है कि सेटिंग कुछ की है कि जिससे वर्ड्स जो है ना वो खुद ही चेंज हो रहे हैं। चलो, अब आपके पास लाइट रेज आ रही है, तो आपके पास जो है वो हमारे पास इस तरह से पहली लाइट रे आ रही है, और बेटा आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। यहाँ से एक और लाइट रे आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी को अभी हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर, ये आपके पास आ गई 100, और दूसरे की बेटा आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए 200, और तीसरी लाइट को इंस्टेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 300, और इंटेंसिटी सबकी सेम है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी लाइट को इंस्टेंट करवाने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे? तीनों पर। गुड। किस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे? सेम होंगे। वेरी गुड, क्योंकि तीनों की इंटेंसिटी कैसी है? सेम है। अगर बेटा इंटेंसिटी सेम है तो सब में से सेम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसका मतलब अगर आप पहले वाले को इंसिडेंट करवा रहे हो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो दूसरी को इंसिडेंट करवाने पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरी को इंसिडेंट करवाने पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर मुझे बताइए ज़रा याद करके डिफरेंस किस चीज़ का होगा? देखिए हो क्या रहा है आपके पास, सबकी इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सब में से सेम निकलेंगे। इसमें बेटा डिफरेंस किस चीज़ का होगा? टाइम का नहीं, वेवलेंथ का भी नहीं। इसमें बेटा सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो जब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है तो ऑब्जर्वेशन से पता चला जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ हो गया? काइनेटिक एनर्जी के साथ। और इंटेंसिटी का रिलेशन किसके साथ था? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ। गुड। तो नोट डाउन कीजिएगा मेरे साथ। चौथा रिजल्ट हमें क्या मिला? ऑन इंक्रीजिंग, चौथा रिजल्ट है ऑन इंक्रीजिंग, हमने क्या बढ़ाया बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कॉमा के बाद लिखिएगा बेटा नंबर ऑफ, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। बेटा काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी। ऐसा कब होगा? जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज़ अब ज़रा सोचिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पांचवा रिजल्ट लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, on increasing frequency of light, on increasing frequency of light। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने पर
हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये भी याद कर लीजिए, टोटल 5 रिजल्ट आ गए। अब आप लोग बताइए, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वेरी गुड। तो ये 5 रिजल्ट्स आ गए। अब 5 रिजल्ट्स लिखने के बाद लिखिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 3 ग्राफ्स बनेंगे, आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। पहला ग्राफ बेटा जो हम बनाएंगे उसमें हम रखेंगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को। तो पहले ग्राफ में लिखिए बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। ग्राफ आपने बनाना है बेटा 2 क्वांटिटीज के बिटवीन। ठीक है, पहले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो y एक्सिस पर हमारे पास बेटा करंट है और x एक्सिस पर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और आपके पास कंडीशन ये है कि हम 3 लाइट रेस को बेटा 1 बाय 1 इंसिडेंट करवाएंगे। अब 1 बाय 1 इंसिडेंट करवा रहे हैं, तीसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरे से, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पहले से। नोट कीजिएगा, 3 लाइट रेस को 1 बाय 1 इंसिडेंट करवाएंगे, तो तीसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरे से, सॉरी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इंटेंसिटी कीजिएगा अलग अलग। तीसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा है दूसरे से और दूसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा है पहले से। आप लोग बताइएगा ग्राफ की शेप कैसी आएगी सोच कर। अब आप लोग आइडिया लगाइए बेटा, आपके पास क्या 3 लाइट रेस को इंसिडेंट करवा रहे हैं, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और बेटा तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। तीसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा दूसरे से, दूसरे की इंटेंसिटी ज़्यादा पहले से। ग्राफ 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान बना रहे हो, वाई एक्सिस पर करंट है, एक्स एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्या कह रहे हैं दिमाग आप लोगों का, पहले पढ़ो हेडिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पहले पिक करो, करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल में से किसके साथ था, गुड। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है। अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बेटा जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ है तो इसका मतलब ये हुआ सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होगा और सबकी इंटेंसिटी अलग है तो सबका करंट अलग होगा। तो इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी कम करंट कम, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करंट ज़्यादा, जिसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा उसका करंट और ज़्यादा हो गया। तो ये आपके पास बेटा पहले का करंट हो गया, ये आपके पास दूसरे का करंट हो गया, ये आपके पास तीसरे का करंट हो गया और सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो आप अपने पास ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो जब कभी भी ऐसा ग्राफ आप देखें तो आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, लेकिन इंटेंसिटी अलग होने पर सबका करंट अलग अलग है। बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? और मुझे बताइए ग्राफ को मैंने यहाँ से क्यों बनाया, दूसरी साइड से क्यों नहीं बनाया? ग्राफ को ऐसे भी तो बना सकता था, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रखता, करंट डिफरेंट रखता, लेकिन हमने ग्राफ को दूसरी साइड से बनाया, ऐसा क्यों? गुड, सही जवाब दिया आप लोगों ने दिल में। अरे ऐसा क्यों हो रहा है बेटा जी? तो हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल, तो इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए दोनों साइड से हो तो आपने नेगेटिव वाला ही पिक करना है। तो वही बात जो रिजल्ट पे थी उसी को ग्राफ से आपने शो की। दूसरा ग्राफ बनाइएगा और इस पर लिखिए बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। बाय कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। बेटा आप इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखिएगा। तो बनाते हैं बेटा अपने पास ग्राफ और आप लोग भी सारे ज़रा ड्रॉ कीजिएगा। मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ और आप लोग बताइएगा आप क्या करना है भाई। चलिए अब फिर से बनाएंगे 2 क्वांटिटीज़ के बिटवीन। वाई एक्सिस पर आपके पास है करंट, एक्स एक्सिस पर आपके पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कंडीशन बेटा जी आपके पास क्या है उसको नोट कीजिएगा। हमारे पास कंडीशन है अब की बार जो 3 लाइट रेज है, तीसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरे से, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पहले से। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है,
वेरी गुड। स्टॉपिंग पोटेंशियल मिसने का सबका डिफरेंट होगा और आपके पास इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सबका करंट सेम हो जाएगा। करंट सेम रखो और सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग दिखा दो। गुड। तो आप दिखाइए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा, करंट सबका सेम होगा। तो बेटा आपके पास तीसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर आपके पास बेटा पहले का स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तीसरे का आ गया, ये दूसरे का आ गया और ये पहले का आ गया। तो मुझे बताइए हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तीसरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में कम होना चाहिए। नेगेटिव में जो नंबर कम होता है वो एक्चुअल केस में ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ बेटा आप लोग शो कीजिएगा, तीसरा, दूसरा और फिर पहला। तो ये बात अपने पास दिखाइए। ये ग्राफ बेटा तब बनाएंगे जब आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। बताइए आसान है भाई ये भी? गुड। तो ये बेटा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट नोट कीजिएगा। तीसरा ग्राफ आपके पास है बेटा और तीसरे ग्राफ पे नोट कीजिएगा, तीसरा और लास्ट ग्राफ है हमारे पास ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अब आप लोग ग्राफ बनाओगे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन, और मुझे बताइएगा कि अब की बार बेटा ग्राफ कैसा होगा। आपको दो क्वांटिटीज़ के दरम्यान चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ट्राई कीजिए और बताइए। स्टेट का होगे, वाई एक्सिस पर कौन है? काइनेटिक एनर्जी है और एक्स एक्सिस पर बेटा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफ आप लोग क्या कह रहे हो? स्टेट। स्टेट का मतलब मुझे बताइए, ऐसा कहना चाह रहे? यस मिस कह रही नहीं, आप कह रहे यस। आप नहीं, क्या मतलब? तो मिस कह रही हैं कि सेकेंड ईयर में हमने ऐसे बनाया था, ऐसे। मिस फातिमा कह रही है ऐसे। सही कह रही सही कह रही है। गुड। सर ने कंफर्म किया क्योंकि मैंने गुड। पहले आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंचाना है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगा उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। गुड। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, डायरेक्ट ओरिजिन से बेटा स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये आपके पास बेटा ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब आपने बेटा ये तीन ग्राफ्स याद रखने हैं और तीनों ग्राफ बेटा रिजल्ट के ब्याज पर बने। तो पहले रिजल्ट अच्छे से याद रख लीजिएगा, अगर रिजल्ट याद होंगे तो फिर ग्राफ भी इजीली पिक कर सकते हो। क्लियर? याद रखिए बात। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट पार्ट है जिसमें आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो आपके पास ये पूरा टॉपिक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास है बेटा आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आप सबसे सवाल है मुझे बताइएगा आइंस्टाइन साहब को क्यों आना पड़ा? पागल? फारिग था। अच्छा भाई, ऑप्शन ए फारिग था। और आइंस्टाइन साहब को क्यों आना पड़ा भाई? कोई डिफेक्ट होगा। ऑप्शन बी, कोई तो डिफेक्ट था जो सही करने आया। गुड। वेव या पार्टिकल नेचर में मिस कह रही, कुछ डिफरेंस था। गुड। और किसी को कुछ याद आ रहा है? अब क्या डिफरेंस था, कुछ याद आ रहा है? कुलसुम आज तुम बता ही दो। वेरी गुड। मिस कह रही है कि किसी चीज़ को बताने के लिए वो आए थे। अच्छा, इसी भी आपको इनको नोबेल प्राइज से मिला था। यही तो होता है सर, एक साइंटिस्ट के उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, कोई चीज़ की कमी होती है, दूसरा साइंटिस्ट आगे कुछ तो लेकिन ऑप्शन में ये नहीं आएगा ना कि एक की कमी थी दूसरे ने पूरी की। तो आपके पास क्या होगा? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा हम लोग क्या कहते हैं, हर्ट से दो सवाल किए गए। वो सवाल क्या थे? हाँ जी, ऐसा ही था। अब उनसे पूछा गया कि हर्ट से बस सही पहुंच रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आपके पास हर्ट साहब से दो सवाल किए गए। पहला सवाल ये किया कि भाई आप कह रहे हो लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, और लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो मेटल की सरफेस से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब उस ज़माने में लाइट को क्या माना जाता था? वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन वेव नेचर को सपोर्ट कर रही है, तो लाइट को तो वेव माना जाता था। और अगर लाइट वेव है तो इलेक्ट्रॉन की नेचर पार्टिकल है, तो वेव कभी भी पार्टिकल को इजेक्ट नहीं करवा सकती। तो हर्ट साहब से सवाल ये किया गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट हो रहा है? हर्ट साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूँ, और गैल्वानोमीटर क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो उसका मतलब है करंट पास हो रहा है, और अगर करंट पास हो रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मतलब वो मेटल की सरफेस से निकला होगा तभी तो मूव कर रहा है। तो अब क्यों इजेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, ये हर्ट साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है।
दूसरी बात उनसे ये पूछी गई, आप कह रहे थे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से मूव होते हुए जा रहे हैं, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था अट्रैक्शन नहीं थी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो इनसे ये पूछा गया कि ये काइनेटिक एनर्जी असल में कहाँ से आई। तो हट साहब ने कहा इसका कोई जवाब नहीं है, हमने तो बैटरी को रिवर्स किया था और जब बैटरी रिवर्स की थी तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, तो वहाँ से पता चला था अट्रैक्शन नहीं है बल्कि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2 सवाल हट से पूछे गए और यही 2 सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप लोग जेनजीज चल रहे हैं, चलो भाई जल्दी से बताओ। आप देखते हैं कि आप लोग जो है वो हर्ट्स के बराबर वही चल रहे हैं, आप लोग के पास नॉलेज हर्ट्स से ज़्यादा है। वही होगा ना कि वो पैकेट्स लाइट पैकेट्स को बताया था फोटॉन्स को, यानी कि आइंस्टाइन साहब ने इसका जवाब दिया और आइंस्टाइन साहब ने कहा कि जो लाइट है यहाँ पर वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही। उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए कहा कि जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनती है और इन एनर्जी के पैकेट्स का नाम क्या होता है, फोटॉन्स। और इन फोटॉन्स के पास डुअल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी। यहाँ पर जो फोटॉन्स है वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहे बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जब पार्टिकल की तरह बिहेव करें तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को इजेक्ट करवा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो वेव नहीं बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। इसीलिए आप लोग कहते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो इसीलिए हम लोगों ने कहा गुड। दूसरी बात, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? तो आइंस्टाइन साहब का कहना क्या था, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब आप एक फोटोन को इंसिडेंट करवाते हो तो ये जो फोटोन की एनर्जी है ये इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है। या सपोज करो वर्क फंक्शन की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप जिस लाइट को इंसिडेंट करवाते हो इसकी एनर्जी 4 से कुछ ना कुछ ज़्यादा होती है। अगर आप इस लाइट को इंसिडेंट करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकालने के लिए कितनी यूटिलाइज हो जाएगी, 4। बाकी जो बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो आप क्या कहोगे, फोटोन की एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर यहाँ तक की बात? तो नोट डाउन कीजिएगा मेरे साथ, पॉइंट आसान है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, ही यूज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ही यूज्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। He used Planck's quantum theory, according to which light consists of packets of energy called photons. According to which light consists of packets of energy called photons. Light consists of packets of energy called photons. दूसरा point, these photons are behave like particles. ये फोटोन यहाँ पर पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। These photons are behave like particles. नेक्स्ट पॉइंट, बेटा अगर फोटोन की एनर्जी लेस देन 5 हो, 5 से कम है, वर्क फंक्शन से कम है, देन इलेक्ट्रॉन डिसिपेट द एनर्जी। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को डिसिपेट कर देगा, ज़ाया कर देगा, बाहर नहीं निकलेगा। इफ E is equals to 5, then electron leave metal surface. याद रखिएगा मेटल के सरफेस से तब निकलता है जब E 5 से बड़ा है, और फिर if E बराबर है is greater than 5, then अगर E 5 से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और मूव भी करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो तब आती है जब आपके पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी आपके पास वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। तो इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक, मूव नहीं करेंगे, सिर्फ निकल जाएगा, मूव नहीं करेगा क्योंकि मूव करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। जैसे अगर आपके पास बाहर निकालना है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, आप जिस लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो उसके पास भी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली, वो उसको ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए थी, अब वो ऑर्बिट से बाहर निकल गया लेकिन वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। ये तो आपके पास करंट प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये मेटल की सरफेस से निकला, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो सी की तरफ चले गए। ये समझते नहीं है बात को, डेप्थ में जा रही थी, कहाँ गया?
तो E इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. गुड. अच्छा अब क्या बना भाई, E माइनस 5 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. E की जगह एच म्यू, फाइव की जगह एच म्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी की जगह वी नॉट ई. यहाँ पर आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट ई. इस इक्वेशन का एक खास नाम था, इसको नाम क्या दिया था, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. गुड. तो नोट कर लीजिएगा बेटा, ये खास इक्वेशन है, इसका नाम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने बेटा याद कर लेना है. डन भाई. तो आसान है ये बात, अब आपने याद रखनी है बेटा, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी इक्वेशन की. अब आप लोग एक छोटा सा एमसीक्यू लिख के जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, एक छोटा सा. अगर आप लोग कहेंगे तो हम लिखेंगे. अब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब आप लोगों की रजामंदी है. ठीक है, ना का मतलब होता है हाँ, हाँ, और हाँ का मतलब होता है ना. तो बताइए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ, क्या कह रही है? अब जरा मुझे बताओ कि लिखोगे या नहीं लिखोगे? कह रही ये तुमने कुछ शैतानी बोला होगा. क्यों फातिमा, जो तुमने बोला फातिमा हंसी है ना. चलिए अच्छा नहीं लिख रहा तो फिर एंड में कर ले, पहले टॉपिक करें. लिख ले, मिस कह रही है लिख ले भाई. चलिए लिखेगा. तो आप लोगों के पास एमसीक्यू है, लाइट ऑफ वेवलेंथ. Light of wavelength 6.63 exponent minus 7 meter incident on इसकी बात समझ नहीं आती. Incident on metal surface whose work function इसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू है 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल. एमसीक्यू बेटा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा. लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस whose वर्क फंक्शन इज 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. निकालिए काइनेटिक एनर्जी और बताइए कितनी आ रही है. काइनेटिक एनर्जी निकालो. अभी ऊपर फॉर्मूला आपने लिखा था टोटल एनर्जी का. वर्क फंक्शन तो गिवन है. आपने थोड़ी देर पहले अभी फॉर्मूला लिखा, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप काइनेटिक एनर्जी अरेंज कर लो, E माइनस 5 हो जाएगा. ये बनता है फॉर्मूला. अब आप लोग देखिए कि आंसर क्या आएगा. ट्राई कीजिए. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई नहीं पता तो एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5. एच आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34. आगे चलिएगा. सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 7. हाँ जी. अब आपके पास बेटा जी 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 90. चेक कीजिए, 6.63 से 6.63 कैंसिल हो गया तो आपके पास बाकी क्या बचा ऊपर. 3 एक्सपोनेंट सारे एक तरफ ऐड कर लो. माइनस 34 प्लस 8 प्लस 7 माइनस 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 90.
ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा, वैल्यूज रख के सॉल्व कर रहे भाई। तो आपके पास बेटा ये क्या बन गया 3 एक्सपोनेंट -34 + 8 कितना बन गया -26, ऐसा ही है। और 26 में से 7 गया 19 -1.4 एक्सपोनेंट -19। अब आपके पास 3 - 1.4 हो गया, एक्सपोनेंट -19 तो ऐसे ही आ जाएगा सर। अब आपके पास बेटा ये कितना आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल, और आपको पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल्स के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। तो बताइए समझ पा रहे हैं? इस तरह से आपके पास भाई एमसीक्यू हो जाएगा। नहीं, हमारे पास तो आ गया ना, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए मैंने इसको नहीं, फिर जूल में ही रखोगे। देखो आपके पास क्या होता है, ऐसा यूनिट रखते हैं ना, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, फिर आप कन्वर्ट करते हैं जूल में, फिर एंड में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक। अब हेडिंग डालिएगा कॉम्पटन इफेक्ट, ताकि ये छोटा टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। अब आपके पास है कॉम्पटन्स इफेक्ट। अब आपके पास है बेटा कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट को लिखिएगा मेरे साथ। किसी को याद आ रहा है कॉम्पटन्स इफेक्ट में क्या सीखा था? क्या था? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट फोटॉन, फिर एक्सरे फोटॉन, फिर हाई लेवल। कुछ बताओ। एक्सरे फोटॉन। आप लोग आगे तो बोलो, पूरा तो बोलो। क्या दोनों स्कैटर्ड हो गए? फिर इसमें कॉम्पटन इफेक्ट कहाँ है? वो तो मुझे बताओ, कॉम्पटन इफेक्ट कहाँ है? मिस कह रही दोनों स्कैटर्ड हो जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, वापसी आ जाएंगे। मुझे बताओ इसमें कॉम्पटन इफेक्ट कहाँ है हमारे पास भाई? कॉम्पटन इफेक्ट याद कीजिए। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले आपको पता है बेटा दो ही तरह की नेचर मिलती है इस यूनिवर्स में, एक तो पार्टिकल नेचर है और एक वेव नेचर है। आपने पढ़ा था पार्टिकल को स्लिट से पास करते हो तो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है, स्लिट का मतलब कोई भी ओपनिंग है, और वेव को स्लिट से पास करते हो तो वेव बेटा क्या होती है आपके पास? स्प्रेड हो जाती है। दूसरी बात, पार्टिकल जब कभी भी टकराकर वापसी जाता है तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वेव जब कभी भी टकराकर वापसी जाती है, इसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने ज़माने में बेटा एटम्स के बीच में गैप को फाइंड आउट करने के लिए वो एक्स रेस को यूज़ करते थे, और कॉम्पटन साहब एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे जिसमें उनके पास एक कार्बन का ब्लॉक था। अब इस कार्बन के ब्लॉक के अंदर बेटा इस तरह से बहुत सारे एटम्स हैं, और ये सारे एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास एटम्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, हम लोग एक्स रेस को यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इनकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो आप लोगों के पास बेटा कॉम्पटन साहब ने क्या किया, एक्सरेज को यूज़ किया, और बहुत सारी एक्सरेज ऐसी थी जो कि गैप में से पास हो गई, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ एक्सरेज ऐसी जो टकराकर वापसी आ रही है, और जो टकराकर वापसी आ रही थी उनकी वेवलेंथ बढ़ रही थी। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। अच्छा, उस ज़माने में एक्सरेज को क्या माना जाता था? वेव। और अगर एक्सरेज वेव है तो बताइए टकरा के वापसी आने पर इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पड़ रहा है। और अगर फ़र्क पड़ रहा है तो ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही, बल्कि किसकी तरह बिहेव कर रही हैं? पार्टिकल की तरह। तो फिर कॉम्पटन साहब ने कंक्लूड किया कि आपके पास ये एक्सरे फोटॉन है जो कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, जैसे ही टकराएगा तो टकराने पर दोनों क्या होंगे? स्कैटर्ड हो जाएंगे, और फोटॉन की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और इस इफेक्ट को आप नाम किसका दे रहे हो? कॉम्पटन्स इफेक्ट का। कुछ याद आ रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे कुछ याद आया? तो कॉम्पटन इफेक्ट में सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि आपके पास जो एक्सरेज है वो वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही, बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ जी, इसमें बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन नहीं थी। सर अगर ये पार्टिकल नेचर है तो कुछ वेव पास भी होगी? वेव पास होगी, वो तो गैप में से पास हुई है ना, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम है।
तो आपके पास जो है पार्टिकल और वेव नेचर का कैसे पता चल रहा है? अगर वेव नेचर होती तो फिर इसकी वेवलेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो इसकी वेवलेंथ बढ़ती हुई नजर आई, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब फिर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन, इसमें लिखिएगा हाँ जी, और ये भी पार्टिकल नेचर। अब याद रखिएगा फर्स्ट ईयर में जो पढ़े थे वो सारे वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रेक्शन सारे वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास ऑप्टिक्स नहीं है, मैट उस पर नहीं है एमडी कैट में। और क्या बेटा? आइंस्टाइन की क्या? अरे मतलब आइंस्टाइन का टॉपिक कौन सा? आइंस्टाइन की हाँ, तो वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट ही पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहेगा। वो आइंस्टाइन साहब ने तो बताया, उससे पहले तो मान ही वेव रहे थे, तभी तो हर्ट्ज साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ तो उसी तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से अलग से। किसको? आइंस्टाइन। हाँ तो पहले वो हर्ट्ज साहब नहीं एक्सप्लेन कर पाए ना, तो यही तो बात है कि वो क्या नहीं कर पाया, उसके लिए दूसरा आया। जो बात करी थी मिस हाई लेवल, आप समझ नहीं रही है। अच्छा भाई लिखिए कॉम्पटन इफेक्ट में, व्हेन एक्स-रे फोटोन strikes with stationary electron. When a X-ray photon strikes with a stationary electron, then both are scattered. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन, the wavelength of scattered photon is greater than incident photon। और फुल स्टॉप के बाद लिखिए दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है लाइट के पास पार्टिकल नेचर होती है। तो एक्सरे फोटोन स्ट्राइक कर रहा है बेटा स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से, दोनों स्कैटर्ड हो रहे हैं। स्कैटर्ड होने पर वेवलेंथ आपके पास स्कैटर्ड फोटोन की बढ़ रही है, और इस इफेक्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं बेटा कॉम्पटन्स इफेक्ट का। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा इट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। तो बताइए आधा की बात क्लियर है? अब आप लोग इसकी फिगर बना लीजिए। तो हमारे पास इसकी फिगर बन जाएगी, उसमें दिखाइए बेटा हमारे पास एक एक्सरे फोटोन है। ये एक्सरे फोटोन जाकर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। जब ये टकराएगा बेटा तो दोनों आपके पास स्कैटर्ड हो जाएंगे। आपके पास फोटोन भी स्कैटर्ड हो रहा है और आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हो रहा है। तो अपने पास फिगर ध्यान से बना लीजिए, दोनों स्कैटर्ड हो गए। तो एक्सरे फोटोन है जो कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से टकराया और दोनों स्कैटर्ड हो गए। तो यहाँ पर लिखिएगा बेटा जी ये आपके पास एक्सरे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास दोनों स्कैटर्ड हो गए। तो ये स्कैटर्ड फोटोन है और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपने नाम याद रखने हैं बेटा, स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सरे फोटोन, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। इनकी एनर्जीज भी मेंशन करते जाएंगे बेटा। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, टकराने से पहले फोटोन के पास एनर्जी है एच म्यू और टकराने से पहले का मोमेंटम है एच म्यू अपॉन सी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है बेटा तो इसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर है और इसका मोमेंटम ज़ीरो है चूँकि ये स्टेशनरी है। तो एनर्जी रेस्ट एनर्जी होगी जो कि एम नॉट सी स्क्वायर है। और फिर इसके बाद बेटा नोट डाउन कीजिएगा जब ये स्कैटर्ड हो रहा है तो स्कैटर्ड होने पर एनर्जी चेंज क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो आपके पास क्या होगा बेटा ई डैश इज इक्वल्स टू एच म्यू डैश और इसका जो मोमेंटम है वो एच म्यू डैश अपॉन सी हो जाएगा।
तो स्कैटर्ड होने पर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बेटा mv हो जाएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m-m0c² हो जाएगा। अब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ये स्कैटर्ड होने पर मोमेंटम और एनर्जी हो गई और आपके पास इंसिडेंट पर मोमेंटम और एनर्जी। लास्ट क्लास है। और लास्ट है, एक रखनी पड़ेगी क्योंकि ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में था। अभी तो ये वाला पार्ट भी रहता है। आज उन्होंने क्या कहा, लास्ट है? नहीं सर, कहा तो नहीं है। सर कल आप कल गलत क्लास थर्सडे। थर्सडे को आप लोगों का जो टाइम है वो आप किस टाइम क्लास कल नहीं होगी कोई बायोलॉजी। कल सर के नहीं है, बायो सब खत्म हो गया। क्योंकि मैंने उनका सिलेबस कवर है, उनके अगर कैंसिल हो गई नहीं वो हम बोला लेने कि भी नहीं मेरी आते। क्लास के आपने गुड बाय कहना है। बोला था हमने। हाँ अक्सर है डॉक्टर भी होते हैं तो नहीं आया तो मेरा रिजल्ट था तो क्या बोला उन्होंने मैं बता आज लास्ट। अच्छा तो फिर अगर वो उनकी हो गई तो कल फिर आप लोगों के पास जो टाइम कल थर्सडे है ना, 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे 45 मिनट। और कितना बड़ा ये चैप्टर हो तो ये चैप्टर अभी तो कॉम्पटन चल रहा है, अभी तो कॉम्पटन स्टार्ट हुआ है। ब्लैक बोर्ड में भी। कॉम्पटन है, ब्लैक बॉडी है और वो भी इसमें है ब्लैक बॉडी है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एंड रिलेशन है, 3-4 टॉपिक्स हैं। तो एक और क्लास है। सिलेबस क्या इम्पोर्टेंट है। नहीं इसमें आप लोगों को कवर करना है, तो इसमें आप लोगों को अभी एक क्लास रखनी पड़ेगी और वो जो आप लोगों के पास क्लास है भाई